नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इलेक्ट्रिक फाइटर में। इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा बताएंगे। मेरी एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हो, वर्किंग हो, तो आपको ये वाला वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, किस जगह पे कौन सा पार्ट लगा होता है, कौन सा पार्ट की क्या वर्किंग होती है और इस किसी भी पार्ट को क्यों लगाया जाता है। तो उसके बारे में आपको पूरे ट्रांसफार्मर का मैं ओवरव्यू दे दूंगा कि ये ट्रांसफार्मर में इतने सारे पार्ट्स किस वजह से लगे हुए हैं। इसलिए मैंने एक पूरा वीडियो लिया, जो मैंने कि पहले एक वीडियो बना रहा था, उस वीडियो को लेके मैंने आपको पूरा दिखाया है कि किस तरह से ट्रांसफार्मर का यूज होता है। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू कर दिया मैंने। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो है, ये है हमारा OLTC। ये पूरा जो चैम्बर है, इसको हम बोलते हैं OLTC, मतलब कि ऑन लोड टेप चेंजर। ऑन लोड टेप चेंजर का मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर लोड पे रहेगा, तब भी हम उसका टेप चेंज कर सकते हैं। टेप चेंजर का मतलब हुआ कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 33/11 kV। अभी क्या होता है कि अब हर समय तो हमारे पास 33 kV वोल्टेज आएगा नहीं, कभी हमारे पास 33 kV वोल्टेज रहेगा, कभी 32 ही रहेगा, या कभी 34 kV वोल्टेज रहेगा। लेकिन हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट हमें 11 kV चाहिए। तो जो इनकमिंग का जो वोल्टेज रहेगा, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम उस ट्रांसफार्मर की टेप चेंज कर देते हैं। वो टेप चेंज करने से क्या होगा कि उसकी जो वाइंडिंग के टर्न्स है वो चेंज हो जाएंगे। उसकी वजह से हमारा जो सेकेंडरी आउटपुट जो रहेगा वो हमेशा 11 kV रहेगा। और ये हम ऑन लोड पे कर लेते हैं। ऑन लोड पे करने का ये फायदा होता है कि हमें टेप को चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर को ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी। उसका जो जो लोड है उसको इंटरप्शन नहीं होगा। तो ये इसका यूज है हमारा OLTC का। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये OLTC का क्या यूज है। अभी हम थोड़ा वीडियो को आगे लेते हैं और दिखाते हैं कि और भी क्या लगा हुआ है। ये यह हमारा ब्रीदर लगा हुआ है, ये भी ब्रीदर है। इसके बारे में आपको आगे पूरा क्लियर करूंगा। ये हम पीछे की तरफ चलते हैं, जिस जगह हमारा एलवी बॉक्स होता है, मतलब कि जिस जगह हमारी एलवी साइड होती है। ये हमारा जैसे 33/11 kV का ट्रांसफार्मर है। तो इसमें आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये टॉप की तरफ, इसको हम बोलते हैं बस डक्ट। बस डक्ट क्या होती है? बस डक्ट हमारी एलवी साइड में लगती है। ये बस डक्ट के अंदर कॉपर की बस बार होती है, जो यहाँ से करंट को कैरी करके हमारे पैनल्स तक पहुंचाती है। बजट का एक हिस्सा हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड, मतलब एलवी साइड में लगा होता है, और दूसरा हिस्सा कनेक्ट होता है हमारे पैनल के साथ, जो पैनल के इनकमिंग में लगा होता है। अब इस वीडियो को थोड़ा आगे लेके मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। और अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है हमारा एचवी बॉक्स, जिसमें हमारा 33 kV का ये जो केबल आ रहा है, ये 33 kV का केबल कनेक्टेड है। ये 33 kV का केबल हमारे एचवी बॉक्स में कनेक्ट होता है, जो इस तरह से दिखता है। अभी इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमारे ये फैंस दिख रहे हैं। ये फैन के बारे में मैं थोड़ा आगे ले जाके आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर एक साइड से दिख रहा है, जिसमें ये वाला जो है, जो हमारा ये जो है हमारा ये एचवी बॉक्स है। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि एचवी बॉक्स क्या होता है। और यहाँ जो है, ये हमारी केबल आ रही है। और देखिए ये दोस्तों, ये उस चीज को देखिए, ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं केबल टैग। इसको केबल टैग क्यों बोला जाता है? ये केबल का टैग है, जो केबल की डिटेल बताता है कि ये केबल कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। ये केबल का पूरा रूट बताता है कि ये केबल किस जगह से आ रही है और किस जगह पे जा रही है। इस केबल के ऊपर केबल का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है, केबल टैग के ऊपर केबल का आईडी नंबर। और ये केबल का सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों लिखा होता है। तो इससे कोई भी अगर अनजान आदमी वहां पे आएगा और वो इस केबल को देखेगा, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि ये जो केबल है वो किस जगह से आ रही है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, और कहाँ को जा रही है। कहाँ को जा रही है इसका तो हमें क्लियर हो जाता है कि किस जगह लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड थिंग है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रीदर। ये ब्रीदर का क्या काम होता है? ब्रीदर का काम मेनली होता है कि एयर को अंदर और बाहर करना। क्या होगा कि जब ये अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि अंदर की जो एयर होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, और जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा तो बाहर की एयर अंदर की तरफ जाएगी। अब बाहर की एयर जब अंदर की तरफ जाएगी तो एयर के साथ कुछ मॉइस्चर भी रहता है। एयर के साथ जो मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर को हमें चाहिए कि वो मॉइस्चर हमारा इस एचवी बॉक्स के अंदर नहीं जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर अंदर जाएगा तो उससे अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहेगा एयर का, वो कम हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कम हो जाएगा तो उसका एयर का ब्रेकडाउन होने का चांस रहता है, जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सेकंड थिंग है कि हमारे जो अंदर इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, इंसुलेटर के ऊपर भी अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो मॉइस्चर से इंसुलेटर की जो इंसुलेशन कैपेसिटी वो कम हो सकती है। इसके अंदर बूशिंग्स भी लगी हुई है, बूशिंग के भी ऊपर इसका यही सेम रीज़न है कि बूशिंग का जो इंसुलेशन कैपेसिटी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो कम हो सकता है। तो इस वजह से हमारा अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम ये ब्रीदर लगाते हैं। अब ब्रीदर में मॉइस्चर अंदर नहीं जाने के लिए ब्रीदर के अंदर लगा रहता है सिलिका जेल। ये ब्लू कलर का जो रहता है, ये सिलिका जेल रहता है। इसको मैं थोड़ा वीडियो को सिलिका जेल के पास लाके दिखाता हूँ आपको कि सिलिका जेल किस तरह से दिखाई देता है। थोड़ा वीडियो को हम पास जाके देखते हैं कि सिलिका जेल हमारा किस जगह किस तरह से दिखाई देता है। ये हमने वीडियो को थोड़ा पास ले लिया है, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो दिख रहा है, ये आपका सिलिका जेल है इसके अंदर भरा हुआ। ये क्या काम करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। आपने बहुत सारी जगह ये सिलिका जेल देखे होंगे, जैसे आपके साथ आप कभी कोई कंटेनर लेते हैं, कोई प्लास्टिक का किचन का बॉक्स लेते हैं, कोई बॉक्स लेते हैं, या कोई वाटर बॉटल खरीदते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा एक पाउच आता है। वो उसका मेन पर्पज ये होता है कि हमारे जो उसके अंदर मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं बनाए, और उसकी जो लिमिट है, जो नया नया सामान है, उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी लंबी चले। अब यहाँ तक आपको सिलिका जेल के बारे में क्लियर हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो आ रही है एक केबल, छोटी सी केबल आती हुई दिख रही है आपको। ये छोटी सी केबल क्यों लगी हुई है? ये छोटी सी केबल लगी हुई है कि देखिए, हमारे इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, एचवी बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर वो ज़्यादा रहना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर रहने से क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर जैसे आउटर टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे हमारा आउटर टेम्परेचर अराउंड 30 to 45 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर का टेम्परेचर हमारा 50 to 60 डिग्री होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर आएगा तो वो इवेपरेट हो जाएगा। इवेपरेट होने से हमारी जो इसकी लाइफ साइकिल है बुशिंग की और इंसुलेटर्स की, वो बढ़ जाएगी। तो हमारा जो इसका अंदर का टेम्परेचर है वो हमारा इतना रहना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे ये लगा रखा है। और भी आपको अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ये अर्थिंग दिख रहा है, ये जो है ये हमारे एच बॉक्स का अर्थिंग है। ये इसको हम बोलते हैं जीआई फ्लैट। ये गैल्वेनाइज्ड एक आयरन फ्लेट होती है, यहाँ से इसको अर्थिंग की जाती है। इसमें अर्थिंग का पॉइंट दे रखा है, ये आपको अर्थिंग का साइन दिख रहा है कि इस जगह से अर्थिंग करना है। यहाँ से अर्थिंग की जाती है और इसको हमारे अर्थिंग मेट के साथ या अर्थिंग पिट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो हमारी अर्थिंग है इसको प्रॉपर अर्थिंग मिल सके। अर्थिंग के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि अर्थिंग क्यों की जाती है। अर्थिंग का मेन पर्पज होता है ह्यूमन की सेफ्टी, कि अगर इसके अंदर वोल्टेज या करंट है तो जब भी ह्यूमन इसको टच करेगा तो करंट ह्यूमन की बॉडी से फ्लो नहीं होकर सीधा ग्राउंड चला जाए, ताकि ह्यूमन की सेफ्टी हो सके। इस वजह से हम अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको मैंने पूरा ये दिखा दिया है केबल का क्या यूज़ है। अब थोड़ा हम इधर से लेते हैं। अब मैं आपको रेडिएटर और फैन के बारे में दिखाऊंगा कि ये रेडिएटर और फैन का इस जगह पे क्या यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको रेडिएटर इस तरह से लगे होते हैं, यहाँ से ऐसे इस तरह से लगे होते हैं। ये रेडिएटर इस तरह से लगा हुआ है, और यहाँ पे ये हमारा फैन का स्टैंड लगा रखा है, और फैन ऐसे माउंट कर रखा है। फैन की ये केबल आ रही है, ये केबल हमारी सीधी मार्शलिंग बॉक्स से कनेक्ट होती है। मार्शलिंग बॉक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये रेडिएटर किस तरह से वर्क करता है। रेडिएटर का वर्क देखने के लिए सबसे पहले हम ये नीचे वाला पाइप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है इस साइड का जो पार्ट है हमारा, इस साइड का पार्ट है हमारा मेन टैंक। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, जिसके अंदर कोर और वाइंडिंग रहती है और ऑयल भरा रहता है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रेडिएटर, ये जो फिन्स, इसको रेडिएटर की फिन्स बोलते हैं। ये जो पतली पतली प्लेट टाइप आ रही है, ये इनको फिन्स बोलते हैं। और ये रेडिएटर का कनेक्टिंग पाइप है। होता क्या है कि इस वीडियो को थोड़ा मैं आगे चलाता हूँ, आपको मैं पूरा ऊपर वाला सेक्शन भी दिखाता हूँ कि ऊपर वाला सेक्शन कैसा होता है। ये पाइप रेडिएटर के साथ कनेक्ट है, और ऐसे ही ऊपर भी कनेक्ट है ये मेन टैंक के साथ रेडिएटर।
इसका वर्किंग किस तरह से होता है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। इसका वर्किंग देखिए इस तरह से होता है कि हमारा जो रेडिएटर है वो रेडिएटर किस तरह से कनेक्ट था हमारा, कि यहाँ पे जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर में ऊपर की तरफ से एक पाइप जा रहा है और नीचे की तरफ से एक पाइप जा रहा है। ये दोनों पाइप कनेक्ट हो रहे थे हमारे रेडिएटर के साथ। होता क्या है कि जब भी कोई भी चीज़ गर्म होती है, जैसे हमारा लोड बढ़ा तो लोड बढ़ने से क्या होगा, हमारी वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो ऑयल रहेगा उसके सराउंडिंग का, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस ऑयल का, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म ऑयल ऊपर आएगा और ठंडा ऑयल, जो गर्म ऑयल से जो थोड़ा कम टेम्परेचर का ऑयल रहेगा जो ठंडा रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। तो ये गर्म ऑयल जब ऊपर आएगा तो ये यहाँ से पाइप के थ्रू बाहर जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो जो फिन्स है, फिन्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वहां से जब ऑयल नीचे गिरेगा तो नीचे आते आते वो ऑयल ठंडा हो जाएगा और ये ठंडा ऑयल हमारे अंदर आएगा। तो हमारा जो ऑयल का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करने के लिए ये रेडिएटर का यूज होता है। अब रेडिएटर के साथ आपने ये भी देखा था कि फैंस लगे हुए, फैन इसलिए लगे हुए कि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो रहा है तो जब ऑयल ज़्यादा गर्म होने की वजह से हमारे रेडिएटर है वो भी गर्म हो जाएंगे। तो अगर हम उसमें फैन लगा लेंगे तो रेडिएटर का कूलिंग हो जाएगा। तो इस वजह से इसका हमारा यूज़ है कि ये रेडिएटर और फैंस का ट्रांसफार्मर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अब हम बात कर रहे हैं ये मार्शलिंग बॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ मार्शलिंग बॉक्स। देखिए मार्शलिंग बॉक्स का मेन पर्पज होता है कि पूरे ट्रांसफार्मर का कंट्रोल। इस मार्शलिंग बॉक्स में पूरे ट्रांसफार्मर की कंट्रोल वायरिंग आ जाएगी, कि जो फैंस लगे हुए उसकी वायरिंग, जो मैंने आपको एचवी बॉक्स पे स्पेस हीटर का जो बताया उसकी वायरिंग, उसकी जो केबल है सारी केबल इसके अंदर आती है। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लगे हुए डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन, जैसे पीआर भी लगा हुआ है और हमारा बकोस लगा हुआ है, ओएसआर होता है, ओएम एमओजी लगा हुआ है, जितनी भी सारी आरटीडी लगी हुई है तो उन सब का कनेक्शन इसके अंदर आता है। इसमें दूसरी चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ है WTI और यहाँ लिखा हुआ OTI। WTI और OTI का क्या मतलब है? WTI का मतलब है कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जो वाइंडिंग है उसके टेम्परेचर का इंडिकेटर है। और OTI जो है वो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, कि ऑयल जो है ट्रांसफार्मर उसका कितना टेम्परेचर है। अब ये दोनों का टेम्परेचर कैसे दिखाता है, कि हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर आरटीडी लगी हुई है। मैं आपको ट्रांसफार्मर के टॉप पे ले जाके आपको दिखाऊंगा कि आरटीडी किस तरह से लगी हुई है। जो आरटीडी लगी हुई है वहां से कनेक्शन इसमें आया हुआ और ये उसका टेम्परेचर सेंस करके बताता है कि कितना टेम्परेचर है। मैं इसको थोड़ा आपको क्लोज से भी अभी दिखाऊंगा। और सेकंड थिंग है कि आपको दिख रहा है कि अलार्म 85 डिग्री सेल्सियस सेट है और यहाँ पे इसका जो ट्रिप है वो 95। दोस्तों जो वाइंडिंग और ऑयल का जो टेम्परेचर रहता है उसका हम एक सेटिंग सेट करके रखते हैं कि उस लिमिट से अगर टेम्परेचर क्रॉस करेगा तो हमारे पास अलार्म आ जाना चाहिए। जो हमारे पास अंदर ब्रेकर रखा हुआ जो ट्रांसफार्मर से काफ़ी दूर होता है, तो अंदर जो ब्रेकर रखा हो तो वहाँ पे हमारे पास अलार्म होना चाहिए, अलार्म आ जाना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर इतना चला गया है, मतलब हमारा लोड इतना ज़्यादा है। सेकंड थिंग है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, अब ज़्यादा हाई होने पे क्या होगा कि मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया ट्रांसफॉर्मर, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑयल का ज़्यादा हाई जा रहा है या वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हाई जा रहा है। तो उसकी वजह से अगर हमने 95 डिग्री जो हमने यहाँ सेट कर रखा, 95 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से ट्रिप कमांड चला जाएगा हमारे ब्रेकर के पास और हमारा ब्रेकर इसको ट्रिप कर देगा, ताकि हमारे ट्रांसफॉर्मर का कोई डैमेज नहीं हो और हमारा ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन बना रहा है। अब ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे पावर सिस्टम का बहुत ही कॉस्टली पार्ट है, तो उसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो आपका WTI है वो किस तरह से दिखता है। थोड़ा वीडियो में क्लियर नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जूम करने के बाद देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे जूम कर दिया है। जूम करने के बाद आपको ये जो रेड कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है, रेड कलर की जो सुई है ये आपको दिखाती है करंट टेम्परेचर कितना है, ये करंट टेम्परेचर दिखाती है। और सेकंड थिंग, ये जो आपको ब्लैक कलर की जो अलग अलग जो सुई दिख रही है वो दिखाती है कि आपने इसकी सेटिंग कितने पे कर रखी है, कि जैसे आपकी जो अलार्म की सेटिंग है वो कितने पे, आपकी ट्रिप की सेटिंग कितने पे, आपका फैन कितना डिग्री टेम्परेचर जाने पे आपका फैन ऑन हो जाना चाहिए, तो उस सब की सेटिंग इस जगह पे की जाती है। इस वजह से हमने ये सारी सुई लगा रखी है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि ये किस वजह से हमने ये सुई लगा रखी है और ये क्या है। इस तरह से पूरे ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स का वर्किंग होता है। अब मैं आपको थोड़ा साइड से ऐसे दिखाता हूँ। ये साइड में आपको एक दिख रहा होगा, ये जो है इसको हम बोलते हैं पुश बटन, पुश बटन स्टेशन बोलते हैं। पुश बटन स्टेशन के दो पर्पज होते हैं। एक तो है कि इमरजेंसी पर्पज में, जैसे अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई आग लग गया, कुछ हो गया,
तो इमरजेंसी पर्पज में हमारा यहाँ से अगर हम ट्रांसफार्मर को ट्रिप करना होगा तो हमें तो ऊपर ब्रेकर के पास भागना पड़ेगा, जो ब्रेकर हमारा काफ़ी दूर पड़ा है। तो यहाँ से ट्रिप करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। तो इसलिए पुश बटन ट्रांसफार्मर के पास में लगाया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में पुश बटन को दबाया जाए ताकि हम ट्रांसफार्मर को ऑफ कर सकें। सेकंड थिंग, इसका दूसरा पर्पज़ ये भी होता है कि इसमें से एक कनेक्शन इस तरह से भी होता है कि जो हमारा क्लोजिंग सर्किट है उसके साथ जड़ता है कि ट्रांसफार्मर ऑन होने से पहले नीचे से परमिशन लेके नीचे कुछ कार्य तो नहीं हो रहा। अगर नीचे कार्य हो रहा है तो ये जो नीचे अगर हम कुछ काम करें तो इस पुश बटन को दबा के रखेंगे, ताकि क्या होगा कि अगर ऊपर से कोई गलती से ट्रांसफार्मर को ऑन करें तो वो ट्रांसफार्मर ऑन नहीं हो और हम कार्य करने वाले के साथ कोई हानि ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। इस वजह से हमने ये पुश बटन लगा रखा है। इसके दोनों पर्पज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थोड़ा ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड में जाके देखते हैं कि हमारा जो ब्रीदर के साइड में जाके देखते हैं कि ब्रीदर किस तरह से लगा हुआ है। और हमारा जब कंजर्वेटर टैंक है, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको कंजर्वेटर टैंक पूरा क्लियरली दिख रहा है। ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये जो सिलिंड्रिकल जो पार्ट है इसको पूरे को हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। अब ये कंजर्वेटर के टैंक के दो पार्टीशन करा गया क्योंकि ये हमारा ऑन लोड टेप चेंजर OLTC वाला ट्रांसफार्मर था। इस वजह से इसमें जो आपको ये वेल्डिंग वाला जो पार्ट दिख रहा है, इस जगह से ट्रांसफार्मर को, इस कंजर्वेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है ताकि ये एक पार्ट जो है ये मेन टैंक का पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है ये है OLTC का पार्ट, क्योंकि OLTC में भी ऑयल होता है और मेन टैंक में भी ऑयल होता है। अब ये OLTC और मेन टैंक ये दोनों के ट्रांसफार्मर का ऑयल भी अलग होता है और पार्टीशन होता है दोनों में। दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ मेल मिलाप नहीं होता। सिर्फ जो टेप है, टेप ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से टेप निकले हुए होते हैं और उसका कनेक्शन होता है हमारा OLTC। उसके टेप के अकॉर्डिंग एक एक टेप को ऑपरेट करती है। अब ये OLTC जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है इसके ऊपर बहुत सारे ये पाइप्स आ रहे हैं। जैसे एक ये पाइप आ रहा है, एक ये पाइप आ रहा है, और ये जो पाइप है, ये वाला जो पाइप आ रहा है ये है ये कंजर्वेटर के जो मेन टैंक है उसके ब्रीदर के लिए। मैंने आपको ब्रीदर स्टार्टिंग में दिखा दिया था, उस तरह के ब्रीदर के लिए। और ये वाला जो पाइप आ रहा है ये OLTC वाला जो चैम्बर उसके ब्रीदर के लिए, इन दोनों के लिए। अब ये जो पाइप आ रहा है ये वाला और इस साइड में ये वाला, तो ये है इसका ड्रेन पाइप। कि इसमें से अगर ऑयल आपको ड्रेन करना है या सैंपल के लिए लेना है तो उसके लिए आपका ये पाइप लगा हुआ। अब ये वाला जो पाइप आपको दिख रहा है ये है मेन टैंक से कनेक्शन का पाइप, और ये बीच में यहाँ पे बकोल रिले लगी हुई है। आपको मैं बकोल रिले के बारे में पूरा दिखाऊंगा कि ये बकोल रिले किस तरह से वर्क करती है और कैसे माउंट होती है। इसके बारे में हम अभी ट्रांसफार्मर में ऊपर की साइड जब जाएंगे तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये बकोल रिले क्या काम की होती है और किस वजह से लगी हुई होती है। अब थोड़ा हम देखें तो यहाँ से देखो, हमने आपको बताया था कि ये वाला जो लगा हुआ है, ये जो लेफ्ट साइड वाला ये है OLTC वाला, और ये जो राइट साइड वाला है ये है हमारा मेन टैंक के कंजर्वेटर का ब्रीदर। इन दोनों के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा बता दिया कि ये कंजर्वेटर, ये जो ब्रीदर जो लगे हुए हैं वो किस किस चीज़ के लगे हुए, और ब्रीदर का वर्किंग भी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि ब्रीदर का मेन पर्पज़ होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें ट्रांसफार्मर को अंदर और बाहर एयर पास करने के लिए। जब बाहर एयर आती है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बाहर से एयर अंदर की तरफ जाती है तब हमें चाहिए कि हमारा जो एयर है वो मॉइस्चर, एयर के अंदर मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो हमारा एयर का जो ऑयल, जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो कंटामिनेट होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ये जूम करके दिखाया, ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं MOG। इसको बोलते हैं MOG। MOG का मतलब होता है मैग्नेटिक ऑयल गैस। ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे ऑयल का लेवल दिखाने का एक गेज है जो ऑयल का लेवल दिखाता है कि अंदर ऑयल कितना भरा हो। जैसे अभी इसमें ये जो सुई है ये 30% पे है, मतलब कि आपका जो ऑयल का लेवल है इसमें 30% है, ये इसमें लगाओ। अब यहाँ से हमारी केबल आ रही है, यहाँ से आपको केबल दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ से जो केबल आती है वो केबल कनेक्ट होती है हमारी इसके साथ मास्टरिंग बॉक्स के अंदर। ये केबल सिग्नल देती, एक सिग्नल देती है अलार्म का। इसमें हमने अलार्म सेट करा कि 10% ऑयल होने पे, इसका जो 10% ऑयल होने पे अलार्म जाना चाहिए। और एक होता है ट्रिप का, ट्रिप रहता है कि अगर ये पूरा कंजर्वेटर टैंक खाली हो गया तो उस टाइम हमारे पास एक ट्रिप अलार्म जाना चाहिए, ताकि हमारा जो, क्योंकि ऑयल हमारे कंजर्वेटर टैंक में हमेशा रहना चाहिए। अब ये ऑयल कंजर्वेटर टैंक में क्यों भरा रहता है, ये ऑयल कंजर्वेटर टैंक में इसलिए भरा होता है क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर का, देखिए ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है
और ये हमारा कंजर्वेटर है और ये इसका ऐसा कनेक्शन, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है जैसे बकोल रिले। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, जब भी लोड बढ़ेगा तो जो ऑयल होगा, लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आई आर स्क्वायर की वजह से हमारा हीटिंग बढ़ेगा। हीटिंग बढ़ने से क्या होगा कि जो ऑयल होगा वो गर्म होगा। अब ऑयल गर्म होगा तो क्या होगा, उसका एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होगा तब उसको वहां से फैलने के लिए कोई तो स्पेस चाहिए। तो जो पाइप लगा हुआ है उस पाइप के थ्रू ये कंजर्वेटर टैंक में आएगा। तो एक्सपांशन होने के बाद ये कंजर्वेटर टैंक में आएगा तो कंजर्वेटर में ऑयल का लेवल बढ़ जाएगा। अब उस टाइम तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऑयल का लेवल बढ़ गया है और जो यहाँ पे जो एयर ट्रैप हुई है वो एयर हमारी ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब लोड कम होगा तब क्या होगा, लोड कम होने की कंडीशन में क्या होगा कि जो इसके अंदर का ऑयल है वो ऑयल, जो इस ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का जो ऑयल है उस जो जब ठंडा होगा ऑयल तो उसका लेवल नीचे जाएगा। ऑयल का लेवल नीचे जाएगा तो उसको जो बची हुई स्पेस है उसको ऑयल, उसकी जगह ऑयल तो हमें चाहिएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि जो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल गया है वो ऑयल मेन टैंक में आ जाएगा। तो हमारा जो ऑयल का लेवल, ट्रांसफार्मर के ऑयल का लेवल बराबर बना रहेगा और इसके ऑयल का लेवल थोड़ा डाउन चला जाएगा जितना ऑयल बाहर से है। अब ये जब नीचे आता है तब इस जगह पे क्या रहेगा, इस जगह पे वैक्यूम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले ऑयल था वो ऑयल तो मेन टैंक में चला गया। अब वैक्यूम बन जाएगा। अब वैक्यूम बनने के लिए वहाँ पे क्या एयर आएगी। अब एयर आने के लिए क्या होगा कि वो बाहर से आएगी और बाहर से जब एयर आएगी तो ब्रीदर के थ्रू आएगी, क्योंकि ब्रीदर के थ्रू आने से क्या होगा कि उसके अंदर सिलिका जेल लगा हुआ तो वो क्या करेगा कि उस एयर के जो मॉइस्चर है उसको अंदर नहीं आने देगा। इस तरह से कंजर्वेटर और ब्रीदर का वर्किंग होता है। सेकंड थिंग कि कंजर्वेटर में हमेशा ऑयल एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है बाई चांस किसी लीकेज की वजह से, किसकी वजह से इसका अगर ऑयल डाउन चला गया तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑयल होना चाहिए जो जितना ऑयल डाउन हुआ उसको ऑक्यूपाई कर सके। नहीं तो अगर हमारा ऑयल डाउन चला जाएगा, एक जो मेन टैंक का जो ऑयल है उसका डाउन चला जाएगा तो क्या होगा कि ऑयल हमारा दो दो काम करता है। एक तो इंसुलेशन का भी काम करता है, दूसरा हमारा कूलिंग का भी काम करता है। तो दोनों ही चीज हमारी बंद हो जाएगी तो इंसुलेशन और अगर कूलिंग दोनों डाउन हो गया तो ट्रांसफार्मर के डैमेज होने का और जलने का खतरा बढ़ जाएगा। इस वजह से हमारा जो ऑयल का लेवल है वो बना रहना चाहिए। तो मैंने आपको अभी ये एमओजे के बारे में पूरा क्लियर करवा दिया है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसफार्मर के टॉप की तरफ। अगर हम जाएंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। अभी मैंने आपको OLTC के बारे में बताया। हाँ, OLTC के बारे में एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा कि OLTC में देखिए ये टेप की पोजीशन किस तरह से होती है। कि यहाँ पे देखिए हमारा जो ये सुई दिख रहा है ये अभी 9 नंबर पे, मतलब आपका जो टेप पोजीशन है वो 9 पे है। अब वो ट्रांसफार्मर की ड्राइंग में या ट्रांसफार्मर के ऊपर जो प्लेट लगी हुई होती है उस प्लेट के ऊपर पूरा मेंशन होता है कि 9 नंबर अगर आपका टेप पोजीशन है, इसका मतलब आपका जो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज है वो इतना होना चाहिए और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज आपका 11 की भी रहेगा। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आपका हमेशा जो आपका रेटेड है उतना ही रहेगा। प्राइमरी साइड का वोल्टेज आपका डिपेंड करता है कि आपका सोर्स से कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज डिपेंड करता है। ये टेप पोजीशन आपको क्लियर बताएगी कि आपका पोजीशन क्या है। ये मैंने इसको पुश बटन के बारे में तो आपको पूरा क्लियर अभी बता ही दिया था कि पुश बटन का क्या यूज़ होता है। ये देखिए ये है एनजीआर। एनजीआर के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पूरा क्लियर कर रखा कि एनजीआर का यूज़ हम क्यों करते हैं। और ये एनजीआर है, इसको इस तरह से कनेक्ट करगा। देखिए एनजीआर का जो सेकंडरी ये वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंड करेगा और जो न्यूट्रल है, जो ट्रांसफार्मर न्यूट्रल है वो इस केबल के थ्रू इसके साथ कनेक्ट है। और इसके अंदर रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए और रेजिस्टेंस के बाद ये जो इंसुलेटर लगा हुआ यहाँ से हमारा ये ग्राउंड में जा रहा है। तो यहाँ से आपका एनजीआर का भी पूरा क्लियर हो गया। अब एनजीआर में आपको एक छोटा सा एमसीबी लगा होगा। ये एमसीबी आपका मैंने आपको बता रखा स्पेस हीटर का काम करता है कि हर एक जो इक्विपमेंट होता है हमारा उसमें स्पेस हीटर जरूर लगा होता है ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर नहीं रहे और उसका हीटिंग बना रहे, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर जमा ना हो। तो हर जगह आपका जितना भी इलेक्ट्रिकल पैनल रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, सब जगह आपको एमसीबी सिंगल फेज सप्लाई का जरूरत तो रहेगा ही रहेगा। ये मैंने आपको ब्रीदर के बारे में दिखाई दिया है। ये आपको बस डक्ट इस साइड से पूरा। अब आपको ये बीच बीच में आपको ये पाइप भी दिख रहे होंगे कि आपका दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये पाइप क्यों लगा, जैसे ये पाइप ट्रांसफार्मर के चारों तरफ ये पाइप है एक्चुअली फायर प्रोटेक्शन पाइप। अब यहाँ पे जो स्कीम है ये है स्प्रिंकल, वाटर स्प्रिंकल की जब भी ट्रांसफार्मर आग लगेगा तो आग लगने पे क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि आग लगने पर आग बुझाना चाहिए। तो ये पाइप से क्या होगा कि इसके ऊपर पानी का छिड़काव होगा ताकि जो आग है वो फैले नहीं और आग बुझ जाए। तो उस कंडीशन के लिए हमने ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ का है। हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं कहीं जगह पे नाइट्रोजन इंजेक्शन सिस्टम होता है कि नाइट्रोजन इंजेक्शन जैसे आग लगेगी तो नाइट्रोजन इंजेक्शन होगा तो उससे आग बुझ जाएगा। तो वो अलग अलग तरह से अलग अलग तरह का होता है। ये ट्रांसफार्मर की अर्थिंग आपको दिख रही है कि
किस तरह से हमने इसकी अर्थिंग कर रखी है। जैसे ये अर्थिंग का पॉइंट लिखा हुआ, हर जगह अर्थिंग का पॉइंट लिखा हुआ था कि ये अर्थिंग का पॉइंट है, आपको यहाँ से अर्थिंग करना है। ये मैं ट्रांसफॉर्मर के टॉप पे आ गया हूँ। टॉप से आपका ट्रांसफॉर्मर किस तरह से दिखता है, ये मैंने दोनों इस तरफ अपना रेडिएटर हो गया, ये आपको रेडिएटर्स दिख रहे हैं ऊपर से इस तरह से दिखता है। ये आपका एचवी साइड का बॉक्स हो गया जो मैंने आपको नीचे की तरफ से भी दिखाया था। ये आपका बस डक्ट वाला जो चैम्बर है वो चैम्बर हो गया जो एलवी साइड का है। ये यहाँ से बस डक्ट आपका कनेक्टेड है। और यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है, ये है आपका न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। यहाँ से ये जो बस निकल, ये जो फ्रेट निकल रहा है ये नीचे जाके केबल के साथ कनेक्ट हो गया, और जो आपको ये जो एनजीआर जहाँ लगा हुआ इस एनजीआर के साथ जुड़ रहा है, और वो एनजीआर से अर्थिंग हो रहा है, जो मैंने आपको अभी नीचे क्लियर कर दिया था। यहाँ से जो ये जो पाइप दिख रहा है, ये पाइप जो आ रहा है ये आपको मेन टैंक से आ रहा है, और ये जो आपका लगा हुआ है इस जगह पे, इसको बोलते हैं हम बकोल रिले। इस बकोल रिले को मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ से कनेक्ट होकर इस कंजर्वेटर टैंक में जा रहा है। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये पाइप किस तरह से कनेक्ट होगा। ये बीच बीच में वाल्व लगे होते हैं, ताकि अगर आपको किसी का कुछ मेंटेनेंस करना है, जैसे आपको बकोल रिले को चेंज करना है, बकोल रिले में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको उस टाइम के लिए वो ऑयल रोकना पड़ेगा। तो इस वजह से ये वाल्व लगे हुए हैं, ताकि आप उसको जो ऑयल है ऑयल को रोक सके, अगर किसी मेंटेनेंस के लिए आपको इसको निकालना है। ये देखिए, ये मैंने आपको नीचे जो केबल दिखाई थी वो केबल आपको दिख गई। हाँ, यहाँ से ये देखिए, ये दोनों लगी हुई है आरटीडी। ये दोनों आरटीडी लगी हुई है, एक WTI की है, एक OTI की है। ये जो आरटीडी है, यहाँ से सिग्नल जाता है ये कैपिलरी, ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। इसके थ्रू जाता है हमारा जो WTI OTI जो मैंने मार्शलिंग बॉक्स में आपको दिखाए थे, वहाँ पे जाता है, ताकि यहाँ से जो टेम्परेचर इसको सेंस करके ये उसको भेजता है, और वो आपका इंडिकेशन दिखाता है। अभी आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया है। ये मैं आपको अभी इसका बकोल रिले जो इस साइड से कैसे दिखता है वो मैं दिखाता हूँ। वैसे अगर आप चाहो तो बकोल रिले के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे। देखिए, ये है बकोल रिले, जिसको हम गैस ऑपरेटेड रिले भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गैस ऑपरेटेड रिले, और यहाँ पे इसके अंदर जो होती है वो दो केबल्स आती है, और वो दोनों केबल्स इसके साथ जुड़ी हुई होती है। फिर जो है हमारा ये कंजर्वेटर टैंक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ सीधा दिख रहा है कि ये क्या है, सडन प्रेशर रिले। इसको हम बोलते हैं सडन प्रेशर रिले। इसके बारे में सडन प्रेशर रिले पहले आप देख लीजिए कि सडन प्रेशर रिले मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ। फिर आपकी जो यहाँ पे जो 3-4 प्रोटेक्शन है, उन सब के बारे में एक साथ आपको दिखाऊंगा कि ये इन सब का यूज़ क्या है। ये सडन प्रेशर रिले आपको दिखा दिया मैंने। उसके बाद ये रेडिएटर्स आपको दिख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये अपना न्यूट्रल है। ये इसके बारे में अगर आप देखेंगे, ये जो देखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ये है PRV। इसको हम बोलते हैं PRV, प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व का क्या यूज़ होता है, ये किस तरह से काम करता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको उसके बारे में पूरा क्लियर बता देता हूँ। PRV हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो लगी हुई है, यहाँ पे WTI CT लगी हुई है। WTI CT मेन हमारा WTI के साथ कनेक्ट होती है, और वो टेम्परेचर इंडिकेशन का काम करती है। ये हमारा न्यूट्रल का जो है वो जा रहा नीचे की तरफ। ये जो है इसके मेन प्रोटेक्शन हो गए, मेन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर के मेन प्रोटेक्शन हो गए। ये आपको न्यूट्रल का मैंने आपको क्लियर बता ही दिया कि ये न्यूट्रल का बुशिंग लगा हुआ है, और वहां से हमारा आ रहा है। ये आपको पूरा क्लियर हो ही गया है, तो थोड़ा थोड़ा आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है, ये वापस है आपका, ये भी जो लगा हुआ है ये आपका वापस PRV। ये OLTC का PRV है, तो इसको आप OLTC PRV बोल सकते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व। इसके बारे में आपको वर्किंग थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। पहले आप पूरा देख लीजिए कि किस चीज़ का कहाँ किस जगह माउंट होता है। ये OLTC के ऊपर माउंट होता है, PRV जिसको हम बोलते हैं। ये OLTC के ऊपर जो हमने पहले देखा था वो मेन टैंक के ऊपर माउंट होता है। उन दोनों का अलग अलग पर्पज होता है। यहाँ जो आपको ये जो दिख रहा है, ये है OSR, ऑयल सर्ज
रिले, ये सेम टू सेम बकोल रिले की तरह ही होता है, बस ये OLTC के ऊपर लगा हुआ है इसलिए इसको हम OSR बोलते हैं। बाकी इसका जो वर्किंग है वो सेम टू सेम बकोल रिले की तरह होता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ से भी एक केबल जा रहा है जो हमारा उसके अंदर ट्रिप और अलार्म सिग्नल देगा मार्शलिंग बॉक्स के अंदर, और उस मार्शलिंग बॉक्स से जितने भी सिग्नल हमारे मार्शलिंग बॉक्स में जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे सिग्नल हमारे पास ब्रेकर जो लगा हुआ उस ब्रेकर में जाएंगे और वहां से हमारे पैनल्स को पूरे सिग्नल मिल जाएंगे। अभी आपको मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मर दिखा दिया है कि उसमें कितने पार्ट्स लगे हुए हैं और क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। अभी आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर मैंने दिखा दिया है, तो अभी ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से पूरा क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सडन प्रेशर रिले है वो क्या काम करता है, आपका PRV क्या काम करता है और आपका जो OSR है वो क्या काम करता है। देखिए, सडन प्रेशर रिले का मतलब क्या हुआ कि जब आपका ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, फॉल्ट आने पे क्या होगा कि आपका जो जो ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल होगा वो एकदम से गर्म होगा। अब एकदम से गर्म होने की वजह से क्या होगा कि बहुत तेजी से गर्म होने की वजह से क्या कि वो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या होगा, एकदम से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा कि अगर हमारा मान लो बकोल रिले से इतना तेजी से ऑयल नहीं जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा रिले होना चाहिए कि हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, तो उसकी वजह से उस टाइम पे क्या करेगा, हमारा सडन प्रेशर रिले वो एक्चुएट हो जाएगा और वो सीधा हमारा ट्रिप कमांड दे देगा। हमारा जो ब्रेकर है उसको सीधा ट्रिप कमांड दे देगा। वैसे ही हमारा जो PRV है, PRV का वर्क रहता है। अब सडन प्रेशर रिले का क्या है और PRV का क्या, PRV का पर्पज भी सेम ही है। PRV, PRV का है प्रेशर, इसको बोलते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। ये कब काम होगा कि अगर हमारा फॉल्ट आया, ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया, बकोल्स की वजह से हमारा जो पैनल है, जो हमारा ब्रेकर है मेन HT ब्रेकर जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सप्लाई आ रहा, अगर वो ट्रिप नहीं हुआ तो ऑयल गर्म होता रहेगा। तो वहाँ उस टाइम पे क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा कि PRV में क्या लगा था, जैसे हमारा जो कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के ऊपर कैसे सीटी लगी होती है कि जैसे ही वो प्रेशर से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो प्रेशर कुकर की जो सीटी वो ऊपर हो जाएगी और अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाएगा। वैसे ही इसका प्रेशर रिलीज वाल्व का है, जैसे ही ऑयल उस एक लेवल से ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वो ठंडा नहीं हो रहा तो उस टाइम क्या होगा, जो प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो हमारा PRV है वो ऊपर हो जाएगा, PRV का जो वाल्व है वो ऊपर हो जाएगा और वहाँ से हमारा जो ऑयल ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वहाँ से बाहर निकलेगा। और जब भी ये ऊपर होगा तो एक तो ये ट्रिप कमांड देगा और जो हमारा ऑयल होगा वो डाउन हो जाएगा। जो ऑयल है वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो उसके अकॉर्डिंग ऑयल बाहर निकल जाएगा तो अंदर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमारा जो PRV है वो, अभी देखिए हमारे 3 रिले हो गए, एक तो बकोल रिले हो गया, एक हो गया हमारा PRV और एक हो गया हमारा SPR, सडन प्रेशर रिले, जो मैंने आपको ये दिखाया। तो सबसे पहले बकोल रिले एक्चुएट होगा, बकोल रिले का क्या अलार्म सिग्नल देगा या ट्रिप सिग्नल देगा। अगर बाई चांस आपका बकोल रिले एक्चुएट नहीं हुआ और फॉल्ट वहां पे बना रहा है, फॉल्ट चालू है, तो क्या होगा कि आपका उस कंडीशन में जब ऑयल का ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो फिर प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो ऑयल बाहर निकलना चाहेगा तो वो PRV उस टाइम एक्चुएट होगा और वहां से आपको ऑयल बाहर निकलेगा। और बाई चांस PRV से भी कुछ नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से फॉल्ट आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपका होगा कि जो SPR है वो एक्चुएट हो जाएगा। SPR से क्या होगा कि SPR रिले से ऑयल निकलना शुरू होगा और वहां से ट्रिपिंग कमांड में जाएगा। SPR जब अगर खुल जाता है तो इसका मतलब वहां से आप उसको रोक नहीं सकते हो। जब PRV से ऑयल निकलना शुरू होता है तो वो एक तरह से कुकर की सीटी की तरह, अगर आप निकल रहा है, आप नीचे जाके देखोगे और PRV का जो वाल्व है उसको डाउन करोगे तो आपका जो ऑयल है वो निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन SPR में ये नहीं, SPR में अगर ऑयल निकलना शुरू हुआ तो आप उसको रोक नहीं सकते, ऑयल वो निकलता रहेगा जब तक कि उसके ऑयल उस लेवल तक ठंडा नहीं हो जाए, ऑयल का लेवल डाउन नहीं चला जाए, तब तक ऑयल निकलता रहेगा। मैं आपको PRV के ऊपर और SPR के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि वो किस तरह से वर्क करता है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो अभी आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया है कि ये किस तरह से काम करता है। वैसे ही आपको OLTC का PRV और OSR है। सबसे पहले OSR, जो मैंने आपको बताया कि OSR सेम टू सेम बकोल रिले की तरह है। OSR का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है,
OL सर्ज रिले। आपको इसका फुल फॉर्म बता ही दिया। ऑयल सर्ज रिले सेम टू सेम बकोल रिले की तरह वर्क करता है कि ये भी अलार्म सिग्नल देता है, ट्रिप सिग्नल देता है, सेम टू सेम बकोल रिले की तरह है। उसके बाद इसका जो पीआरवी वो भी जो हमने पीआरवी है उसी की तरह है। प्रेशर रिलीज वाल्व को हम प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहते हैं कि ये अंदर का प्रेशर थोड़ा रिलीव कर रहा, कम कर रहा, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व भी बोलते हैं। इसका वर्किंग सेम टू सेम प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह है। और इसमें भी सेम है कि पहले OSR एक्चुएट होगा, अगर किसी बाई चांस किसी OSR एक्चुएट नहीं हुआ तब हमारा पीआरवी एक्चुएट होगा। देखिए हमें क्या है कि एक प्राइमरी प्रोटेक्शन के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होता है कि बाई चांस अगर आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं चला तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्रोटेक्शन तो होना चाहिए कि उस जो प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं होगा तो उस टाइम पे आपका बैकअप प्रोटेक्शन काम कर जाए। उसके बाद टर्शियरी प्रोटेक्शन होता है, वो उस बैकअप प्रोटेक्शन पे अगर काम नहीं करे तो थर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए। हमारे पास प्रोटेक्शन के साथ प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है, ट्रांसफॉर्मर इतना कॉस्टली इक्विपमेंट है, उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो क्लियर हो गया है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, क्या क्या चीज़ लगी होती है और किस चीज़ का क्या वर्किंग होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहे और आप कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू।